हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज चौधरी स्वागत करता हूं आपका ईडी एकेडमी में। बच्चों, इस लेक्चर में अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है एड्स। क्लियर ना? तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर ये एड्स एक टॉपिक है जिसमें कंप्लीट डिटेल अपन आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो बच्चों, इसमें अपने को देखना ये है कि ये किस टाइप की डिजीज है। जैसे अपन ने इससे पहले पढ़ा था इम्यून डिसफंक्शन, तो मैंने वहां पर बताया था कि एक तरह की इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज के अंदर आती है। दैट मीन्स ये जो डिजीज है ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा डाउन कर देगी बच्चों। क्लियर ना? और ये एक तरह की नॉन क्यूरेबल डिजीज है, इसको आप ट्रीट नहीं कर सकते बच्चों। और दूसरी चीज ये है कि ये डिजीज एक तरह की एक्वायर्ड डिजीज है, इसको अपन कॉन्जेनिटल डिजीज नहीं बोल सकते। क्लियर ना बच्चों? तो स्टार्ट करें अपन। ये लो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि एड्स क्या है, एड्स की फुल फॉर्म क्या है। तो ये देखो, मैंने बोला एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म है बच्चों। क्लियर ना? ठीक है। तो इसमें अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये किस टाइप की डिजीज है, तो ये एक्वायर्ड डिजीज है, मतलब कॉन्जेनिटल डिजीज नहीं है। क्लियर? और सिंड्रोम्स क्या है यहाँ पर? जैसे आपने बोला सिंड्रोम, तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि इसको सिंड्रोम क्यों बोला है। तो दो वर्ड्स हैं, एक को बोला मैंने सिम्टम्स और दूसरा है सिंड्रोम्स। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो बच्चों, एक पर्टिकुलर डिजीज के जो भी अपने को सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है, तो उनको अपन बोलते हैं सिम्टम्स। या सिम्टम्स दिखते हैं इन द सेंस कि जैसे कि अपन बात करते हैं फीवर आना, किसी भी पर्टिकुलर डिजीज की बात करते हैं। जैसे मैं कॉमन कोल्ड की बात करूं तो वहां पर स्नीजिंग हो गया, कफिंग हो गया, फीवर हो गया, तो ये एक पर्टिकुलर कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं कि बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ अपीयर होने लग जाए तो बच्चों उस केस को बोलते हैं अपन सिंड्रोम। तो एड्स एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर सिम्टम्स नहीं दिखेंगे आपको, इसके अंदर आपको बच्चों सिंड्रोम दिखने वाले हैं। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एड्स जो है सबसे पहले बच्चों 1981 के अंदर रिपोर्ट किया गया था। क्लियर ना? और अगर मैं बात करूं लास्ट 25 ईयर की, तो यहाँ ये ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के अंदर स्प्रेड हो चुका है और इसमें अब तक 25 मिलियन पर्सन्स की क्या हो चुकी है बच्चों? डेथ हो चुकी है। ये एनसीईआरटी का डाटा है जो आपको पता होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले एड्स को कब रिपोर्ट किया गया और अब तक कितने पर्सन्स की डेथ हो चुकी है, वो सारे डाटा एनसीईआरटी में गिवन है। तो सबसे पहले 1981 के अंदर इसको रिपोर्ट किया गया और 25 इयर्स के अंदर अंदर ये ओवरऑल द वर्ल्ड क्या हो चुका है बच्चों? स्प्रेड हो चुका है। क्लियर ना? ठीक है। अब देखो एड्स क्या करता है, तो अपन बात कर रहे हैं कि एड्स जो है वो इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट कर देगा या फिर स्लो डाउन कर देगा। और एड्स कोजिंग एजेंट जो है उसको बोल रहे हैं एचआईवी वायरस। क्लियर ना? तो ये देखो, एड्स कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एचआईवी की फुल फॉर्म है बच्चों, एचआईवी की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। क्लियर ना? और ये वायरस एक तरह का रिट्रोवायरस फैमिली का मेंबर है। क्लियर ना? रिट्रोवायरस फैमिली का मेंबर है। यानी कि रिट्रोवायरस, जैसे मैं बोलूं कॉमन कोल्ड भी एक तरह से राइनो वायरस जो है वो भी रिट्रो फैमिली का मेंबर है। बच्चों ये जो मेंबर है, मतलब इस फैमिली के, इनकी स्ट्रक्चर या फिर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो वेरी कर मतलब चेंज होती रहती है, पॉलीमॉर्फिक इनकी स्ट्रक्चर होती है। तो इसलिए अपन इनके अगेंस्ट एक पर्टिकुलर वैक्सीन डिजाइन नहीं कर पाते हैं या फिर इसका कोई ट्रीटमेंट अपन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी वैक्सीन डिजाइन करोगे तो कुछ टाइम बाद में वो पर्टिकुलर एपिटोप अपना चेंज कर लेंगे। क्लियर ना? तो एक तरह से अपन बोलेंगे कि रिट्रोवायरल फैमिली से बिलोंग करते हैं बच्चों। क्लियर ना? तो ये देखो, यानी कि इसको बोला ए मेंबर ऑफ ए ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रिट्रोवायरस which have an involve। अगर मैं इसकी बॉडी की बात करूं तो इसके अंदर आपको मिलने वाला है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, उसकी 2 कॉपी मिलेगी और उसने अपने आप को कोट करके रखा हुआ प्रोटीन से। यानी कि इसके पास में 2 ही चीज मिलेगी इसकी ओवरऑल बॉडी के अंदर। एक तो इसके पास में क्या मिलेगा बच्चों? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की 2 कॉपी मिलने वाली है और उसको सराउंड किए हुए हैं प्रोटीन, और इसके साथ में कुछ इसके पास में स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम्स भी मिलेंगे, लाइक प्रोटीएज एंजाइम इसके अंदर मिलेगा, इंटीग्रेज एंजाइम इसके अंदर मिलेगा और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसके अंदर मिलने वाला बच्चों। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ऐसे बोलूं आपको कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा, तो बच्चों अगर मैं इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो कुछ स्पेसिफिक केस में इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। स्पेसिफिक केस कैसे? जैसे मैंने बोला एड्स जो है वो एक तरह की लाइलाज बीमारी है, मतलब इसका कोई क्योर नहीं है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो सर ये वायरस कैसे कांटेक्ट में आएगा? देखो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये एक तरह से राइनो वायरस की तरह इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर नहीं, मतलब कॉमन कोल्ड की तरह ये इन्फेक्शियस डिजीज के अंडर में नहीं आती है।
यानी कि किसी के कांटेक्ट में आने से या किसी से बात करने से, किसी से हैंड शेकिंग करने से ये डिजीज स्प्रेड नहीं होती है, यानी कि ये HIV वायरस ऐसे स्प्रेड नहीं होता है। तो ये किस केस में स्प्रेड होता है, तो देखते हैं अपन किस केस में स्प्रेड होता है। सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्संस। ऐसे समझिए कि कोई मेल पार्टनर या फिर फीमेल पार्टनर ऑलरेडी अगर HIV वायरस से इन्फेक्टेड है और उसके साथ में अगर मैटिंग की जाए या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया जाए तो उस केस के अंदर उसमें इन्फेक्शन होने के 100% चांसेस बन जाते हैं। क्लियर। उसके आगे देखो, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड प्रोडक्ट्स। क्लियर। अगेन मैं बोल रहा हूं कि जो वायरस है बच्चों ये ब्लड के अंदर मिलेगा और अगर किसी भी अलग अलग पर्सन्स के, यानी कि कोई पर्सन ए है और कोई पर्सन बी है, उनका अगर ब्लड आपस में कांटेक्ट में आ जाता है तो ये एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कि HIV वायरस उसके अंदर जा सकता है। क्लियर। तीसरा देखो, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स इज इन द केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज। क्लियर ना। देखो इसमें सबसे लास्ट में अपन एक चीज पढ़ेंगे, ड्रग्स अब्यूज। उसमें मैं बताऊंगा कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती है बच्चों जिनको इंट्रावेनसली कंज्यूम किया जाता है या फिर इनटेक किया जाता है। क्लियर। तो उस केस के अंदर क्या होता है कि सपोज एक सिंगल नीडल्स को यूज करते हुए एक पूरा ग्रुप उस ड्रग्स को यूज करता है, तो वो जैसे पास ऑन करते जाते हैं एक दूसरे को, तो हो सकता है उनमें से कोई एक पर्सन इन्फेक्टेड हो और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अंदर जो वायरस था वो उस नीडल के चिपक सकता है। क्लियर ना। तो उस केस में क्या होगा, वो वायरस सर्कुलेट हो जाएगा। तो ऐसे केस से भी बचना चाहिए। तो ये, और चौथा देखो यहाँ पर, ये 3 केस अपन ने देखा। चौथा जो केस होता है बच्चों, अगर कोई मदर इन्फेक्टेड है तो उसके बच्चे में भी प्लेसेंटा के थ्रू ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। क्लियर। ठीक है। तो ये चारों अपने यहाँ पर रीजन देखे हैं जो NCERT के अंदर मेंशन है बच्चों। ठीक है। चलो, so people who are high risk of getting this infection includes individuals who have multiple sexual partner। ये इसका एक मेन रीजन भी बनता है। अगर कोई भी इंडिविजुअल्स या कोई भी पर्सन मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रखता है तो उस केस में भी उसको HIV वायरस से इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं बच्चों। क्लियर ना। तो इससे बचने की कोशिश करें। चलो, अब जो मेन यहाँ पर मैकेनिज्म अपने को समझनी है कि सर आप बोल रहे हो HIV वायरस जो है वो बॉडी में आता है, तो बॉडी में आके वो क्या करता है उसके बारे में अपन समझने वाले हैं। तो बच्चों पूरी मैकेनिज्म अपन यहाँ पर डील करेंगे। तो ये देखो, मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शंस। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो वायरस है वो एक तरह का कनेक्टिंग, देखो वायरस की अगर मैं बात करूं तो वायरस कनेक्टिंग लिंक होती है लिविंग और नॉन लिविंग की। क्लियर होगा आपको। अगर वो किसी हॉस्ट बॉडी के अंदर है तो वो लिविंग हो गया, अगर वो हॉस्ट बॉडी से बाहर निकल गया दैट मींस वो नॉन लिविंग हो गया। सो दैट अपन वायरस को क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की। क्लियर। अब देखो इसके अंदर अगर मैंने बोला कि किसी वायरस को किसी हॉस्ट के अंदर जाना है तो जिंदा हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों हॉस्ट बॉडी के बाहर वो डेड क्यों है, तो इसके पीछे रीजन ये है कि बच्चों बॉडी से बाहर वो अपनी सेलुलर एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास में सेल है ही नहीं। क्लियर ना। तो वो सेलुलर एक्टिविटी नहीं कर पा रहा, उसके पास में खुद के पास सेल नहीं है, तो वो किसी दूसरे इंडिविजुअल्स के सेल को यूज करेगा और वहां पर अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा। वायरस का कोई ऐसा मकसद नहीं है कि वो अपने आप को बिल्ड करे या फिर मस्कुलर बनाए, या उसमें मसल्स तो होती ही नहीं है। जैसे आपके अंदर आप जिम जाते हैं अपने आप को मस्कुलर करने के लिए, तो वायरस में ऐसा केस नहीं है। उसकी कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है कि वो मस्कुलर बने, बॉडी बिल्डर बने, क्योंकि उसके पास में सेल्स ही नहीं है बच्चों। क्लियर। तो एक चीज चाहता है, उसका एक मकसद होता है, एक उसका एम होता है कि मेरे को मेंटेन रखना अपनी प्रोजेनी को। और आपको पता होगा हर एक ऑर्गेनिज्म का ये पर्पस होता है कि वो अपने आप को मेंटेन करना चाहता है, इसलिए वो रिप्रोड्यूस करता है। सेम एज वायरस भी, यहाँ पर HIV वायरस भी क्या करता है बच्चों, रिप्रोड्यूस करने के लिए वो ह्यूमन को एक हॉस्ट समझ के इंटर कर जाता है। After getting into the body of the person, the virus enter into macrophage where RNA genome of the virus replicates। फिर बोल रहा हूँ replicates, यहाँ replicates ही एक तरह से उसका रिप्रोडक्शन हो गया। मैं बोल रहा हूँ वायरस अपने आप को मेंटेन करना चाह रहा है और वो चाह रहा है कि मैं इस अर्थ पर सर्वाइव करूं, अपने आप को बना के रखूं, तो उसके लिए उसको रेप्लिकेट करना होगा। लेकिन वो एक होस्ट की बॉडी से बाहर रेप्लिकेट नहीं कर पाता है, तो उस केस में क्या करेगा, वो होस्ट के अंदर इंटर कर जाएगा और इंटर करने के बाद में होस्ट की किसी भी सेल्स को क्या बनाएगा, टारगेट बनाएगा और उस होस्ट के सेल्स से क्या करवाएगा, रेप्लिकेशन करवाएगा अपने खुद के जीनोम का। जो उसका जीनोम है बच्चों वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। क्लियर। तो पहले तो मैकेनिज्म देखने से पहले ये माइंड में क्लियर कर लो कि पर्पस क्या है, एम क्या है HIV वायरस का। HIV वायरस का यही एम है कि वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करके स्प्रेड होना चाहता है। क्लियर ना। पूरे यूनिवर्स के अंदर वो क्या होना चाह रहा है, स्प्रेड होना चाह रहा है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म की ये नीड होती है कि वो अपनी स्पीसीज को मेंटेन करने।
मेंटेन करें। सेम एज एचआईवी वायरस की भी यही उसका एम है कि वो अपने आप को मेंटेन करे, इसलिए वो करता है रेप्लिकेट। क्लियर ना? तो ये देखो, अब रेप्लिकेट करेगा तो किसके अंदर जाएगा? सबसे पहले तो मैंने कहा जैसे ही वो बॉडी के अंदर इंसर्ट करता, सबसे पहले अटैक करता मैक्रोफेज को, और मैक्रोफेज को बना देता है एचआईवी फैक्ट्री। एचआईवी फैक्ट्री क्यों बनाता है? क्योंकि वो जैसे ही इसको इन्फेक्ट करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, उसके जो उसका वायरस का जो मेन आरएनए है बच्चों, उससे बनाता है वो वायरल डीएनए। पहले आरएनए से डीएनए बनाएगा और उसके बाद में क्या करेगा, कुछ पर्टिकुलर वहां पर एंजाइम्स यूज करके डीएनए बनाएगा और उसके बाद में प्रोटीन्स बनाएगा और फिर से अपना आरएनए बनाएगा डीएनए से। तो देखो, इससे अगर ये मैकेनिज्म आपको अच्छे से समझनी है ना, तो बच्चों आपका 6th चैप्टर जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वो क्लियर होना चाहिए, यानी कि आपको सेंट्रल डोग्मा क्लियर होना चाहिए। सेंट्रल डोग्मा में अपन क्या बात करते हैं कि सबसे पहले अपन बात करते हैं बच्चों डीएनए की। जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको अपन रेप्लिकेशन बोलते हैं, और जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और एमआरएनए से जब प्रोटीन बन जाती है तो उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। और ये फिनोमेना हर एक सेल के अंदर चलता रहता है। क्लियर ना? तो बात ये है कि सर डीएनए से प्रोटीन कैसे बन सकती है? डीएनए से आरएनए बन सकता है क्या? मैंने कहा हाँ, डीएनए से आरएनए बन सकता है, डीएनए से प्रोटीन बन सकती है। क्लियर ना? तो ये देखो, डीएनए जो है वो सबसे पहले एमआरएनए बनाएगा और एमआरएनए से बनेगी प्रोटीन्स। तो ये डायरेक्ट आरएनए से आरएनए नहीं बना पाओगे। यहां पर देखो, अगर मैं ऐसे बोलूं कि आप ये जो एचआईवी वायरस है ये होस्ट सेल्स को कैप्चर करे और कैप्चर करके उससे, देखो इसके 2 एम है, इसको अपनी बॉडी को फॉर्म करवाना है, तो उसकी बॉडी के अंदर आप देख पा रहे हैं कि उसके अंदर आरएनए है और दूसरा है उसके अंदर प्रोटीन्स। आरएनए और प्रोटीन्स उसके पास में है, तो आरएनए, प्रोटीन्स और कुछ एंजाइम्स जैसे मैंने बताया है, तो बनाएगा किससे बनवाएगा? वो बनवाएगा होस्ट सेल से बनवाएगा, वो सारा मैटर होस्ट सेल से बनवाने वाला है, लेकिन उसके खुद के पास में आरएनए है। जबकि अगर आप बात करेंगे एक ऑर्गेनिज्म की, तो उसके पास में तो आरएनए से प्रोटीन बनती नहीं है, डायरेक्ट आरएनए से प्रोटीन बनती नहीं है, उसके तो डीएनए से प्रोटीन बनती है। अब डीएनए से भी कैसे प्रोटीन बनेगी? जब डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो आगे जाके प्रोटीन बनेगी। एचआईवी वायरस को भी क्या करना होगा, उस अपने जो आरएनए है उसके पास में, उसको डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि होस्ट सेल्स की जो फीचर्स है वो ये है कि बच्चों डीएनए से ही उसके अंदर एमआरएनए और प्रोटीन बनने वाला है, ना कि डायरेक्ट आरएनए से उसके पास में प्रोटीन और एमआरएनए बन जाएगा। अब इसके पास में चॉइस क्या है? इसके पास में खुद की चॉइस नहीं चलेगी। अब जैसे उसकी होस्ट की सेल काम कर रही है वैसे ही इसको भी काम करना पड़ेगा। पहले खुद के आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। जब एक होस्ट ऑर्गेनिज्म की सेल्स अपने लिए रेप्लिकेट करेगी और अपने लिए जब एमआरएनए और प्रोटीन बनाएगी, तो साथ ही साथ फ्री के अंदर किसका यहाँ पर आरएनए, एमआरएनए और प्रोटीन बन जाएगा, एचआईवी वायरस का एमआरएनए और प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखो यहां पर समझने की कोशिश करना। ये जो सबसे पहले उसने क्या बनाया, इंटर किया, और इंटर करने के बाद में उसने बनवा लिया डीएनए विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स। अभी अपन मैकेनिज्म समझेंगे, है ना, पूरी वहां पर समझ में आ जाएगा। दिस वायरल डीएनए गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू cells DNA and directs the infect cell to produce viral particles. Viral particles form करवाएगा मैक्रोफेज सेल से। The macrophage cells continue to produce virus and in this way acts like a HIV factory. मैंने अभी आपको बोला है कि HIV फैक्ट्री की तरह काम करने लगेगी आपकी मैक्रोफेज सेल्स। फिर ये HIV फैक्ट्री की तरह काम करेगी, दैट मींस बहुत सारे HIV वायरस फॉर्म कर देगी। कौन? मैक्रोफेज सेल्स। तो HIV वायरस का काम बन गया। अल्टीमेटली उसको अपने आप को रिप्रोड्यूस करना था और उसने अपना काम कर लिया कंप्लीट। क्लियर ना? तो उसका एम कंप्लीट हुआ। अब वो क्या करता है, वो एचआईवी वायरस वहां से निकलेंगे मैक्रोफेज सेल से, उसको बस्ट करते हुए और पहुंच जाएंगे किसके अंदर, टी हेल्पर सेल के पास में। क्लियर? तो ये देखो, अब वो किसको अटैक करेंगे, अब वो एचआईवी इंटर करेंगे टी हेल्पर सेल्स में, टी लिम्फोसाइट के पास में, यानी कि टी लिम्फोसाइट का पार्ट होता है टी हेल्पर सेल्स, और रेप्लिकेट्स करेंगे अगेन। ठीक है, और ऐसे कर करके क्या करते जाएंगे, वो उस पर्टिकुलर पर्सन की टी हेल्पर सेल्स के नंबर को भी बच्चों डिक्रीज कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो बार बार क्या कर रहे हैं, उसके अंदर रेप्लिकेट कर रहे हैं और वो पर्टिकुलर सेल्स की डेथ हो जाएगी वहां पर। तो नंबर टी हेल्पर सेल्स की क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। क्लियर? तो ये देखो,
इस पीरियड के अंदर क्या होता है, जो ये मैकेनिज्म जो चल रही थी, इस पीरियड के अंदर क्या होता है, एक पेशेंट को कैसा फील होता है वो अपन देखने जा रहे हैं। तो मैंने कहा वो पर्सन जो है वो सफर करता है फीवर से, बार बार उसमें फीवर आएगी, डायरिया उसको हो जाएगा, वेट लॉस उसका हो जाएगा बच्चों, ठीक है, और उसकी टी हेल्पर सेल्स की नंबर बच्चों डाउन हो जाएगी। तो उससे क्या करेगा, अगर टी हेल्पर सेल्स की नंबर अगर डाउन होगी तो बच्चों बहुत सारे नॉर्मल से नॉर्मल बैक्टीरिया और वायरस और प्रोटोजोन, हेलमिंथेस, फंगस जो भी है वो सब उसको इन्फेक्ट कर देंगे, क्योंकि उसके पास में जो लिम्फोसाइट है ना बच्चों, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है लिम्फोसाइट, टी हेल्पर सेल्स, वो बच्चों डाउन हो गई। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी वहां पर जीरो हो गई, काम करना ही बंद कर दिया। अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम नहीं करे दैट मींस उसको बहुत सारी डिजीज एक साथ अटैक कर देगी, क्लियर ना। तो उसमें से देखो यहाँ पर दे रखा है कि ड्यू टू बैक्टीरियल स्पेशली माइकोबैक्टीरियम वायरस, फंगी एंड इवन पैरासाइट, जैसे मैंने आपको अभी बताया, टॉक्सोप्लाज्म, द पेशेंट बिकम इम्यूनोडेफिशिएंट दैट ही एंड सी इज अनेबल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। इम्यूनोडेफिशिएंट हो गया ना बच्चों, क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ही पार्ट है टी हेल्पर सेल, अगर वो डाउन हो जाएगी दैट मींस उसका पूरा इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इस केस में जो भी यहाँ पर दे रखे हैं, वायरस दे रखा है, बैक्टीरिया दे रखा है, प्रोटोजोन्स दे रखा है, उनका इन्फेक्शन इजीली हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। चलिए अब बच्चों अपन इस मैकेनिज्म को एनसीईआरटी का एक पूरा डायग्राम दे रखा है उसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं, क्लियर। जैसे मैंने यहाँ पर पहले आपको डिस्क्राइब किया है वो सारी चीजें अपन इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्लियर। तो ये देखो बच्चों, अगर मैं बोलूं HIV वायरस के लिए, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, ये आपको दिख रहा है ना सबसे टॉप के ऊपर, ये है HIV वायरस। इस HIV वायरस ने अपने आप को कोट करके रखा हुआ प्रोटीन से, और ये इसके अंदर क्या है, यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड RNA में, देख पा रहे हो आप। ये देखो ऊपर सबसे टॉप के ऊपर, टॉप वाले रीजन के ऊपर रेट्रो वायरस दे रखा है, और रेट्रो वायरस के अंदर आप देखेंगे कि सर बाहर की ओर एक वायरल RNA कोर बना हुआ है, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं वायरल प्रोटीन कोड बोलेंगे इसको। अब ये क्या करेगा, ये इन्फेक्ट करेगा एक नॉर्मल सेल को, ये देखो नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट कर रहा है। अब ये नॉर्मल सेल्स क्या हो सकती है, कोई एक एनिमल सेल्स है, जैसे मैंने बोला ये हो सकती है आपकी मैक्रोफेज, मैंने बोला मैक्रोफेज हो सकती है ये, या फिर टी हेल्पर सेल को भी इसी तरीके से क्या करेगा, ये इन्फेक्ट करेगा टी हेल्पर सेल। अब इधर देखना, सबसे पहले वो सेल के अंदर इंटर करा, इंटर करते ही वो इंट्रोड्यूस जैसे ही सेल के अंदर होता है, सबसे पहले अपना कोट वोट हटा लेगा, मतलब जो प्रोटीन का कोट है बच्चों वो हटा लेगा और अपने RNA को फ्री कर लेगा। ये देखो RNA को फ्री किया है। तो देखो पहले कुछ आपको प्रोसेस समझनी होगी। ये सबसे पहले तो ये है कि ये नॉर्मल सेल्स का फिनोमिना क्या है। ये देखो नॉर्मल सेल्स की, अभी आप HIV वायरस को एक बार के लिए दिमाग से हटा दो बच्चों, एक एनिमल सेल्स के अंदर क्या प्रोसेस चल रही है वो समझो। मैंने कहा एक नॉर्मल एनिमल सेल्स की अगर मैं बात करूं, एक नॉर्मल एनिमल सेल्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, उसके अंदर क्या चल रहा है, उस सेल के अंदर मेन जो सेंटर होता है उसमें DNA है, मतलब न्यूक्लियस है, उसमें है DNA। अब ये DNA क्या करता है बच्चों, सबसे पहले ये DNA कन्वर्ट होता है mRNA में, ये mRNA में कन्वर्ट होता है, और mRNA के बाद में इससे बनती है एक पर्टिकुलर प्रोटीन। अब ये प्रोटीन कोई फैक्टर हो सकता है, कोई एंजाइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्लियर ना, कुछ भी इन द सेंस कि प्रोटीनियस पार्ट होगा कोई। अब ये देखो, यानी कि ये एक सेल है, वो पहले अपने आप को रिप्रोड्यूस, अब देखो सेल भी है तो सेल के अंदर डिवीजन होगा, और आपको पता है कि सेल साइकिल चलता है, और उसमें आपने इंटरफेज वहां पर देखा होगा, उसमें एस फेज के अंदर DNA का रेप्लिकेशन होता है, मतलब बहुत सारी डिटेल इसके अंदर है, लिंक करने की कोशिश करना है एक दूसरे को। ये एक नॉर्मल सेल्स के अंदर ये फिनोमेना होता रहता है, मतलब चलता रहता है कि DNA से उसमें प्रोटीन बनती रहती है, क्लियर ना। और जब जब उसको डिवाइड करना होगा DNA को डबल भी करेगी, फिर उससे पर्टिकुलर प्रोटीन्स बनेगी, ये सब चीजें चलती रहती है। लेकिन मैंने कहा देखो एक नॉर्मल सेल्स ने अपने DNA से mRNA बनाया और उससे प्रोटीन बनवा लिया, तो इसका फायदा कौन उठाता है, इसका फायदा उठाता है HIV वायरस, क्लियर ना। फायदा कैसे उठाएगा, वो इसके DNA से खुद के RNA को इनकॉर्पोरेट करेगा, लेकिन डायरेक्ट RNA को इनकॉर्पोरेट नहीं करेगा, वो पहले खुद के RNA को कन्वर्ट करेगा DNA में, फिर उसका DNA जो है उस इसके मेन DNA से क्या हो जाएगा बच्चों, लाइगेट हो जाएगा। जब ये लाइगेट होगा तो जब मेन आपकी नॉर्मल सेल्स mRNA बनाएगी, तो उसके साथ में फ्री के अंदर HIV वायरस का भी क्या बन जाएगा, यहाँ पर mRNA बन जाएगा। तो RNA अलग हो गया उसका, फिर अगर वो चाह रहा है कि मेरे को कोटिंग भी करनी है, तो फिर यही mRNA उससे प्रोटीन बना देगा। जब एक नॉर्मल एनिमल सेल्स के अंदर प्रोटीन बनेगी, तो उसी के साथ साथ में HIV वायरस के लिए भी क्या बन जाएगी, प्रोटीन बन जाएगी बच्चों, क्लियर ना। तो ये देखो सबसे पहले वायरस इंटर किया, इंटर करते ही उसने अपने प्रोटीन कोड को हटा लिया है, और ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये बच्चों RNA है, और इस RNA ने अपने आप को DNA में कन्वर्ट किया है। ये DNA, यहाँ पर जो एंजाइम्स आया ना उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब ये क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या होता है, तो इससे पहले आपको एक बार सेंट्रल डॉगमा के बारे में सेंट्रल डॉगमा के बारे में जानना होगा।
देखो सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, जब मैंने बोला डीएनए से आप डीएनए बनवाते हो, जब आप डीएनए से डीएनए फॉर्म करते हो बच्चों, तो इसको बोलता है रेप्लिकेशन, इसको बोलता है रेप्लिकेशन, पता होगा आपको। जब डीएनए से आप एमआरएनए बनाते हो, जब डीएनए से आप एमआरएनए बनाते हो तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जब आप एमआरएनए से प्रोटीन बनाते हैं तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्लियर। अब मैंने कहा अगर डीएनए से आपने एमआरएनए बनाया और एमआरएनए से प्रोटीन बनाया तो ये कंप्लीट सेंट्रल डोग्मा हो गया। डीएनए से जब डीएनए बनता है तो उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं, और डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। एमआरएनए से जो प्रोटीन बनेगा तो ट्रांसलेशन होगा। लेकिन अगर मैं इस प्रोसेस को रिवर्स कर दूं, सपोज अगर मैं डीएनए से एमआरएनए बना रहा था और इसको जस्ट अगर मैं रिवर्स कर दूं, यानी कि अगर मैं आरएनए से डीएनए बनवा दूं तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है रिवर्स। चलो ये अलग से बताते हैं इसको। अगर बच्चों मैंने इस एमआरएनए से, सोचो अगर इस एमआरएनए से मैं डीएनए बना दूं, वापस बैक जाऊं, मैं वापस बैकवर्ड अगर मैं जाता हूं तो अब ये ट्रांसक्रिप्शन रिवर्स हो गया। मैंने इसका नाम रख दिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऐसे हवा के अंदर तो होगा नहीं बच्चों, इसके लिए कोई पर्टिकुलर एंजाइम चाहिए होता है। क्लियर ना, कोई पर्टिकुलर एंजाइम चाहिए होता है, और उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। वो एक आपकी नॉर्मल सेल्स के अंदर भी मिल सकता है, और ये आरएनए खुद, ये जो वायरस है ये खुद अपने पास अपने साथ में क्या लेके आया बच्चों, ये एंजाइम लेके आया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्लियर। तो इसने सबसे पहले डीएनए बनाया, फिर इसके पास में एक एंजाइम। देखो अच्छा, इससे पहले अगर मैं आपको स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपको स्ट्रक्चर समझनी होगी। ये देखो एक बार के लिए अपन आरएनए एचआईवी वायरस की स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं। चलो देखो होता क्या है एक्चुअली, इसकी बिना स्ट्रक्चर समझे आप इस मैकेनिज्म को भी नहीं समझ पाओगे। देखो इसमें सिंपली ये मैंने बोला ये होता है इसमें आरएनए, इस आरएनए को यहाँ पर कोट करके रखा हुआ है प्रोटीन ने। क्लियर। तो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर है किसकी, ये है एचआईवी वायरस की स्ट्रक्चर बच्चों। ये एचआईवी वायरस की स्ट्रक्चर है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट है वो अपन देखने जा रहे हैं। देखो सबसे पेरीफेरी के अंदर ये यहाँ पर मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन के ऊपर लगा हुआ प्रोटीन, यहाँ पर बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। देखो ये होती है ग्लाइकोप्रोटीन 120। इस ग्लाइकोप्रोटीन 120 के पास में जो रिसेप्टर होता है वो टी हेल्पर सेल के लिए होता है, टी हेल्पर सेल के लिए इसके पास में रिसेप्टर होता है। अगर मैं अंदर की बात करूं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो है ये सिंगल स्टैंडर्ड की 2 कॉपी है, यानी कि यहाँ पर आरएनए है, इसको बोला मैंने आरएनए, ये आरएनए है बच्चों। इस आरएनए के साथ साथ में यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप के एंजाइम्स होते हैं। 3 तरह के यहाँ पर एंजाइम्स होंगे। पहला यहाँ पर एंजाइम जो मैंने बोला है इसको बोलते हैं प्रोटीएज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम। दूसरा यहाँ पर जो एंजाइम है उसका नाम है यहाँ पर इंटीग्रेज एंजाइम, इंटीग्रेज एंजाइम। और एक और एंजाइम है जिसका नाम है यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्लियर। तो 3 तरह के इसके पास में एंजाइम्स है, और बच्चों ऐसी स्ट्रक्चर होती है। ये पूरा प्रोटीन के देखो अलग अलग कोट है, यहाँ पर ये प्रोटीन का कोट है, ये प्रोटीन का कोट है, और ये पेरिफेरल एक मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन लगा हुआ है, इसको बोलते हैं GP120, और यहाँ पर बोलते हैं GP41। ये ग्लाइकोप्रोटीन 41 है, ऐसे करके यहाँ पर एक 24 होती है, एक 17 होती है, इसको बोला आपने P20, यानी कि यहाँ पर होती है एक 24 होती है, और यहाँ पर होती है बच्चों अंदर वाली को बोलते हैं 17। ये प्रोटीन्स के नाम है, यानी कि प्रोटीन्स की कोटिंग है। क्लियर। तो इससे आपको क्या पता लग रहा है कि सर सेंटर के अंदर आरएनए है, और आरएनए की 2 कॉपी है, और 3 तरह के यहाँ पर एंजाइम्स है, जिसमें पहला एंजाइम प्रोटीएज है, दूसरा इंटीग्रेज है, और तीसरा है बच्चों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। बाहर की ओर यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन लगी हुई है, उसमें जो सबसे ऊपर की ओर यहाँ पर ये वाली जो प्रोटीन दिख रही है इसको बोलते हैं GP120। इसके पास में रिसेप्टर है टी हेल्पर सेल्स के लिए, यानी कि ये टी हेल्पर सेल्स को रिकॉग्नाइज कर सकती है और उसे बाइंडिंग कर सकती है। क्लियर ना। चलो इतनी डिटेल आपने देखी है। तो ये देखो सबसे पहले वायरस इंटर कर रहा है, इंटर करने के बाद में उसने आरएनए से क्या बना लिया, डीएनए बना लिया। अब इसके पास में एक एंजाइम है बच्चों इंटीग्रेज एंजाइम, इसकी हेल्प लेगा, और हेल्प लेने के बाद में इसकी जो मेन जीनोम है इसका, ये वाला जिसमें डीएनए आपको दिख रहा है, इस न्यूक्लियस के अंदर ये देखो मेन जीनोम इसके अंदर पड़ा हुआ है, इसके साथ में हो जाएगा लाइगेट। तो ये देखो कैसे लाइगेट हो रहा है, जैसे मैंने बोला ये ब्लैक कलर के अंदर, ब्लैक कलर के अंदर डीएनए बनाया इसने। तो ये देखो
ये पिंक है और पिंक के साथ में इतना सा कवर हो गया, ये इतना सा पार्ट किसका कवर हो गया, ये वायरस का हो गया। तो ये पिंक और वायरस अब ये हाइब्रिड बन गया पूरा का पूरा। ये जब हाइब्रिड बना है यहाँ पर, तो बच्चों अब इस डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है और डीएनए का यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन भी होगा। तो सपोज देखो न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस, न्यू वायरल आरएनए जब प्रोड्यूस होगा वो कब होगा, जब ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा। तो इसने देखो नए नए आरएनए बनाए। अब ये आरएनए अगर आगे ट्रांसलेशन करते हैं तो प्रोटीन बन जाएगी और उसने अपने आप को देखो इस प्रोटीन से कोट कर लिया है और एक नया एचआईवी वायरस फॉर्म कर लिया है। देख पा रहे हो उसको। अब क्या होगा, ये यहां से बस्ट होगा, बस्ट करेगा इस सेल को और बाहर फ्री हो जाएगा। ये देखो बाहर फ्री हो गया, ये न्यू वायरस बन चुका है। और बच्चों ये नया वाला वायरस जो है एक नई टी हेल्पर सेल्स को रिकॉग्नाइज करेगा और उसको इन्फेक्ट कर देगा और सेम मैकेनिज्म उसके अंदर रिपीट करेगा। ऐसे रिपीटेशन चलता रहता है और एक टाइम बाद में क्या होगा, ये जो आपकी टी हेल्पर सेल्स की जो नंबर है ना बच्चों, ये कम हो जाएगी। अगर मैं इसकी नंबर की बात करूं तो 900 into 10 की पावर 6 नंबर होती है इसकी एक बॉडी के अंदर, जो धीरे धीरे रिड्यूस होकर 200 into 10 की पावर 6 तक हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। क्लियर। तो ये देखो अब क्या है बच्चों, मैकेनिज्म अपन ने देखी है। तो इसका डायग्नोसिस क्या है, इसका इन्वेस्टिगेशन क्या है, आप कैसे पता लगाओगे कि किसी पर्सन के अंदर एड्स हो चुका है या फिर उसको वैसे मतलब उसको सिम्टम्स है कि नहीं है या फिर एड्स हुआ है कि नहीं हुआ, उसको जांच करनी है। अगर उसको डायग्नोसिस करना तो क्या कर सकते हैं अपन इसमें, देखो ए वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट। बहुत ही अच्छा वाला टेस्ट है बच्चों, इसको बोलते हैं एलाइजा। क्वेश्चन आता है एलाइजा किसके लिए होता है, तो आप बताएंगे एलाइजा जो टेस्ट होता है बच्चों वो एड्स के लिए होता है। इसमें क्या होता है अपन डिटेल से देखने वाले हैं। ये देखो ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव, they can only prolong the life of patient but cannot prevent the death। ध्यान रखना अगर किसी को एड्स हो गया तो डेथ तो डेफिनेटली है उसकी। आप ज्यादा से ज्यादा उसकी लाइफ को लॉन्ग कर सकते हैं, उसको बचा नहीं सकते। लाइफ को लॉन्ग करने के लिए आप उसको कुछ एंटी वायरल ड्रग्स दे देंगे, एंटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ड्रग्स दे देंगे, मतलब एंजाइम्स इनहिबिटर्स दे देंगे। जो भी इसके पास में जितने भी टाइप के एंजाइम्स हैं उनके अगेंस्ट आप इनहिबिटर दे दोगे तो नो डाउट उसकी लाइफ लॉन्ग हो जाएगी। तो लेकिन बच्चों वो डेथ से नहीं बच पाएगा, डेथ तो उसके अल्टीमेटली होनी ही वाली है। लेकिन अब चलो देख लेते हैं कि उसको मैंने टेस्ट में आप एलाइजा कैसे करते हैं। तो देखो एलाइजा एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इसकी फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। तो इसमें करते हैं क्या बच्चों, अपन दो चीजें यूज करते हैं। ये देखो एक प्लेट है और इस प्लेट के ऊपर क्या करा जाता है, सैंपल यहाँ पर डाला जाता है और इस सैंपल के ऊपर क्या करा जाता है, यहाँ पर ये सैंपल यहाँ पर लोड किया बच्चों और इस सैंपल के ऊपर एंटीबॉडी। देखो दो चीजें यूज होगी यहाँ पर, एक तो एंटीबॉडी यूज करते हैं। इसमें क्या क्या यूज करने वाले हैं, तो मैंने बोला इसमें एंटीबॉडी यूज करेंगे बच्चों और एंटीबॉडी के साथ में अपन यहाँ पर एंजाइम यूज करेंगे और एंजाइम के साथ में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी यूज करेंगे। ये तीन चीजें यहाँ पर यूज करेंगे किसके अंदर, एलाइजा के अंदर। तो सबसे पहले आपने एक प्लेट के ऊपर क्या रख दिया, यहाँ पर सैंपल रख दिया और बच्चों सैंपल के ऊपर आप एंटीबॉडी यहाँ पर क्या करवाओगे, पुट करवाओगे या फिर इंसर्ट कराओगे। अब देखो यहाँ पर आपने सबसे पहले एंटीबॉडी यहाँ पर पुट करवाइए। ये देखो एंटीबॉडी यहाँ पर पुट करिए। एंटीबॉडी यहाँ पर जैसे ही अगर मैंने कहा एंटीजन है यहाँ पर, अगर ये आपने सैंपल लिया और सैंपल के अंदर, इस सैंपल के अंदर क्या मिलेगा आपको, एंटीजन मिलेगा। एंटीजन का मतलब है कि यहाँ पर एचआईवी वायरस है जो एज ए एंटीजन वर्क करता है। तो मैंने कहा अगर एंटीजन है तो आपकी एंटीबॉडी की यहाँ पर बाइंडिंग हो जाएगी। ये देखो बाइंडिंग हो गई यहाँ पर। अब क्या होता है, इस एंटीबॉडी को तो अपन ने प्राइमरी एंटीबॉडी बोला बच्चों, दिस इज प्राइमरी एंटीबॉडी। अब क्या होगा, एक सेकेंडरी एंटीबॉडी भी अपन ने लेबोरेटरी के अंदर डिजाइन की है बच्चों। ये देखो ये सेकेंडरी एंटीबॉडी यहाँ पर अपन ने डिजाइन की है। इसमें आपको होता है क्या, इसके ऊपर एक एंजाइम अपन ने जोड़ रखा है, एक पर्टिकुलर एंजाइम्स यहाँ पर लिंक कर रखा है। ये एंजाइम्स किसी प्रोडक्ट ए को, सॉरी किसी सबस्ट्रेट, यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट बोला है क्या, यहाँ पर बच्चों सबस्ट्रेट बोलेंगे अपन, किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। साथ में अपन ने लिया है सबस्ट्रेट, ये ऐसा सबस्ट्रेट है जिसपे ये एंजाइम एक्ट करने वाला है। तो ये रेड कलर का मैंने यहाँ पर सबस्ट्रेट एंजाइम ऐड कर दिया जो किसी ए सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा उसके प्रोडक्ट के अंदर। ये अपने लेबोरेटरी के अंदर डाला। तो ये है सेकेंडरी एंटीबॉडी, इसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी एंटीबॉडी, इसको बोला है सेकेंडरी एंटीबॉडी। अब देखो सेकेंडरी एंटीबॉडी अगर ऐसे जुड़ती है, इसके ऊपर ऐसे आएगी, वेरिएबल जो इसका कांस्टेंट रीजन होता है ना बच्चों, वहां पर आकर सेकेंडरी एंटीबॉडी जुड़ती है। और इस एंटीबॉडी के पास में क्या है, एंजाइम है। सेकेंडरी एंटीबॉडी के ऊपर आपने एंजाइम लगा रखा है। ये देखो एंजाइम है, ये एंजाइम
तो यहाँ पर आपने जैसे ही सबस्ट्रेट डाला और ये एंजाइम उसको कन्वर्ट कर देता प्रोडक्ट में, तो एक पर्टिकुलर कलर आ जाएगा यहाँ से। सबस्ट्रेट को इस एंजाइम ने कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट के अंदर, सबस्ट्रेट को इस एंजाइम ने किस में कन्वर्ट कर दिया है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, और एक प्रोडक्ट जो है पर्टिकुलर कलर इमिट करता है और आपको पता लग जाएगा कि वो HIV पॉजिटिव है बच्चों। एलाइजा में अगर जैसे ही ये पूरी प्रोसेस करते हैं और प्रोडक्ट अगर बनता है तो पता लग जाता है कि वो HIV पॉजिटिव है। अब अगर नहीं है तो कैसे पता लगाएंगे? सपोज अगर मैं ऐसे बोलूं कि उसके अंदर HIV वायरस है ही नहीं, आपने जो सैंपल लिया उसके अंदर कोई भी HIV वायरस नहीं है, तो कैसे पता लगाएंगे? सेम अपन प्रोसेस करेंगे बच्चों, यही प्लेट अपन रखेंगे, उसमें रेड कलर का यहाँ पर सैंपल डालेंगे, अगर उसमें HIV वायरस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन करते क्या है एक्चुअली, मैंने ये जो आपको प्रोसेस जो बताई ना, ये डायरेक्ट प्रोसेस बताई है। सबसे पहले होता है कि अपन इस प्लेट के ऊपर सैंपल रखते हैं, सैंपल रखने के बाद में इसमें प्राइमरी एंटीबॉडी रखते हैं और फिर एक हल्की सी वॉशिंग करते हैं, यहाँ पर नॉर्मल वॉशिंग करते हैं। अगर एंटीजन एंटीबॉडी की इंटरेक्शन हो रखा है तो वॉशिंग से एंटीबॉडी वॉश आउट नहीं होगी। क्या बोल रहा हूं मैं? एंटीजन एंटीबॉडी की अगर एफिनिटी हो चुकी है तो वो इजीली वॉश आउट नहीं होगी। लेकिन मानो अगर एंटीजन है ही नहीं तो एंटीबॉडी किससे चिपकेगी? वो तो फ्री रहेगी। और आपने अगर नॉर्मल वॉशिंग करी है तो वहां पर आपकी जो प्राइमरी एंटीबॉडी है वो वॉश आउट हो जाती है। और फिर अगर आप सेकेंडरी एंटीबॉडी दोगे तो वो भी किसी से बाइंड तो होगी नहीं, क्योंकि सेकेंडरी एंटीबॉडी का जो बाइंडिंग साइट है वो प्राइमरी एंटीबॉडी, और प्राइमरी एंटीबॉडी जब वो वॉश आउट हो चुकी है ऑलरेडी, तो क्या करें हम? आप सेकेंडरी एंटीबॉडी डालोगे, फिर एक नॉर्मल वॉशिंग करेंगे तो सेकेंडरी एंटीबॉडी भी हट जाएगी वहां पर। और उसके बाद में आप सबस्ट्रेट अगर डालते हो तो उससे कलर नहीं आएगा। कलर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एंटीबॉडी के ऊपर वो एंजाइम था जो कलर प्रोड्यूस कर रहा था, वो तो वॉश आउट हो चुका है। मेरी बात क्लियर हो रही है क्या? देखो बच्चों, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी की एफिनिटी होती है। ये मैंने बोला ये कोई पर्टिकुलर एंटीजन है, इसके ऊपर ये एंटीबॉडी अगर बाइंड करी है तो ये एक एफिनिटी होती है, और ये एक परमानेंट नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसे बोल सकते कि एक अच्छी वाली फिक्सिंग हो जाती है। अगर आप इसको नॉर्मल वॉश आउट भी यहाँ से हटाने की भी कोशिश करेंगे तो ये हटेगी नहीं। लेकिन सपोज यहाँ पर कोई एंटीजन है ही नहीं और आपने डायरेक्ट एंटीबॉडी यहाँ पर डाल रखी है, ये देखो डायरेक्ट एंटीबॉडी, तो ये किसी से बाइंडेड नहीं है। अगर आपने इसको वॉश आउट करने की कोशिश की है तो ये इजीली वॉश आउट हो जाएगी, इजीली वॉश आउट हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? तो ऐसे करके अपन एलाइजा टेस्ट करते हैं बच्चों। और ज्यादा डिटेल इसके अपने को जाननी नहीं, बस इतना सा समझो कि एलाइजा क्या होता है, एलाइजा किसके लिए बना हुआ है, इतना इनफ है। क्लियर? ट्रीटमेंट की बात करते हैं बच्चों। क्या मैंने अभी आपको बताया है कि ट्रीटमेंट में अपन क्या कर सकते हैं कि उसको कोई पर्टिकुलर ऐसी ड्रग्स तो दे नहीं सकते कि उसको अपन बचा लेंगे, लेकिन नो डाउट अपन उसको क्या करेंगे, कुछ इनिबिटर्स दे देंगे, जैसे एंजाइम्स के लिए इनिबिटर दे देंगे। तो यहाँ पर अपन कर रहे हैं यूज ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, प्रोटीएज इनिबिटर, और एक मेथड होती है बच्चों HAART, हाई एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। ये रिट्रोवायरल थेरेपी के या फिर ऐसे बोल सकते हैं रिट्रोवायरस को रोकने के लिए थेरेपी की जाती है। क्लियर ना बच्चों? चलिए, प्रिवेंशन क्या है? तो मैंने बोला इसका कोई प्रिवेंशन नहीं होती है, बचाव ही उपचार है। सीधी बात अगर अपन बोले तो बचाव ही क्या होता है बच्चों, इसका उपचार होता है। नहीं, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन। बस बच जाओ, अज्ञानता से मत मरो। एक वर्ड है यहाँ पर, डू नॉट डाई, ये देखो नहीं है इसमें, चलो तो ये देखो सीधा अगर मैं बोलूं तो अज्ञानता की वजह से मत मरो, यानी कि अगर आपको पता है कि इस पर्टिकुलर चीज से अगर एड्स हो रही तो उस पर्टिकुलर चीज को अवॉइड करो मेरे प्यारे बच्चों। उसको अवॉइड कर दोगे तो ये वाली चीज नहीं होने वाली है। प्रिवेंशन देखो, इसमें प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन। फिर देखो यहाँ पर लिखा है मोर स्प्रेड ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न्स। देखो HIV इन्फेक्शन यहाँ पर आपने देखा है, मोर एवर HIV इन्फेक्शन मोर ऑफन स्प्रेड्स ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न्स एंड इज नॉट समथिंग दैट हैपेंस inadvertently like pneumonia or typhoid. Of course, infection in blood transfusion patients, newborns from mother, etc. यानी कि etc. may take place due to poor monitoring. The only excuse. Clear? तो इसको देखो ये क्या एक्सप्लेन क्या कर रहा है यहाँ पर, ये ऐसे बोल रहा है कि इसमें आप देख रहे हो कि जैसे ही अगर आपने कोई अनकॉन्शियस बिहेवियर रखा है, यानी कि आप उसके पर्टिकुलर चीजों के बारे में ध्यान नहीं रख रहे, तो बच्चों इसका इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर ना? ये देखो पुअर मॉनिटरिंग हो रही है तो उससे भी क्या हो सकता है, यहाँ पर ट्रांसफ्यूजन होने के चांसेस बढ़ता है, इन्फेक्शन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको पता रखनी है, तो ये इसके बचाव है। फिर देखो ड्रग्स एब्यूज, यहां पर अपन बात करते हैं कि ड्रग्स एब्यूज से भी क्या हो सकता है, यहाँ पर HIV हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया इंट्रावेनसली अगर ड्रग्स यूज करते हैं तो उससे भी क्या हो सकती है, एड्स हो सकती है। तो ड्रग्स एब्यूज को रोके बच्चों, अगर आप ड्रग्स एब्यूज को रोक रहे हैं तो वो उससे आप एड्स से बच सकते हैं। क्लियर ना? ठीक है, ये देखो ये लिखा हुआ डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, जो मैंने आपको अभी बोला अज्ञानता की वजह से मत मरो, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। क्लियर? तो बच्चों इसके प्रिवेंशन के लिए कंट्री ने अपनी
इंडिया कंट्री ने कुछ ऑर्गेनाइजेशन चला रखा है जिसका नाम है NACO, नाको जिसे बोलते हैं, यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एंड अदर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसे NGOs बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखो, आर डूइंग ए लॉट ऑफ एजुकेटेड पीपल अबाउट एड्स who has started a number of programs to prevent the spreading of HIV infections। क्लियर ना? तो बहुत सारे से गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसके थ्रू अपन एड्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मेकिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक्स, यानी कि अगर अपन बात करें या कि मेकिंग ब्लड सेफ फ्रॉम HIV, अगर आप ब्लड बैंक से ब्लड ले रहे हैं तो उससे एक बार टेस्ट जरूर कर लें, पता लगा लें कि उसमें कहीं ना कहीं HIV का इन्फेक्शन तो नहीं है। क्लियर ना? इंश्योरिंग द यूज ऑफ ओनली डिस्पोजेबल नीडल्स, सॉरी। तो अगर अपन बात कर रहे हैं कि जो भी नीडल्स आप यूज कर रहे हैं उसको एक बार में ही यूज करें, उसको रीयूज ना करें। क्लियर ना? तो ये देखो, कोई भी अगर आप सिरिंज यूज कर रहे हैं तो उसको पब्लिक या फिर प्राइवेट प्लेस में मत फेंको, उसको इधर उधर नहीं फेंकना है। क्लियर ना? तो ये देखो, इन पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स कंट्रोलिंग, यानी कि अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर ये कॉन्डम्स का यहाँ पर फ्री से क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि कॉन्डम्स दो डिजीज से आपको बचाता है, एक तो आपको STD से और दूसरा बचाता है बच्चों HIV वायरस यानी कि एड्स से। क्लियर ना? तो ये सारी चीजें आपको पता रखनी है बच्चों, ठीक है। आई होप ये वाला सेगमेंट आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगर ये सेगमेंट आपको समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए और अपने चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू बच्चों।